नमस्कार। आपका स्वागत है आज के विश्लेषण में। आज हम कुछ गंभीर और चिंताजनक स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं। ये देश में बढ़ते घृणा अपराधों मतलब हेट क्राइम्स और उन पर जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उनसे जुड़े हैं। हमारे पास हाल की घटनाओं पर रिपोर्ट्स हैं, कुछ ऑनलाइन बहसें भी हैं और एक अहम मुद्दा इन अपराधों से जुड़े सही आंकड़ों की कमी का। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्रोत हमें क्या बता रहे हैं। शुरुआत करते हैं हाल की कुछ घटनाओं से जो वाकई परेशान करने वाली हैं। स्रोत बताते हैं कि सिर्फ जून जुलाई 2024 में ही मतलब पिछले कुछ हफ्तों में ही झारखंड, राजस्थान, हिमाचल, यूपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा इन जैसे राज्यों से कम 8 ऐसी अलग अलग घटनाएं सामने आई। इनमें मॉब लिंचिंग यानी भीड़ का मार डालना वो भी शामिल है। जैसे झारखंड में एक इमाम की हत्या हुई सड़क दुर्घटना का आरोप लगाकर। हाँ, और राजस्थान में वो नींबू ले जा रहे ट्रक ड्राइवर और हेल्पर पर हमला गौ तस्करी के शक में, जिसे कुछ लोग गौलक्षा कहते हैं, पर हमला बहुत क्रूर था। बिल्कुल। फिर छत्तीसगढ़ में भैंस ले जा रहे 3 मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या और उनके शव नदी में मिले। और ये घटनाएं जैसा आप कह रहे थे सिर्फ एक दो राज्यों या एक समुदाय तक ही सीमित नहीं है। यूपी में भी चोरी के शक में एक मुस्लिम व्यक्ति की लिंचिंग हुई। परिवार कह रहा है कि धर्म की वजह से निशाना बनाया गया। वहीं हिमाचल में देखिए, सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पर पशु बलि की तस्वीर लगाने पर करीब 400-500 लोगों की भीड़ ने एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान लूट ली। और कहा जा रहा है कि पुलिस वहां थी। जी हाँ, रिपोर्ट तो यही कहती हैं। फिर ओडिशा में ईद पर घर में घुसकर फ्रिज से मांस जब्त करना गोमांस के शक में। छत्तीसगढ़ में ईसाई परिवारों को धमकाना कि धर्म छोड़ दो। और हरियाणा में वो सिख व्यक्ति की पिटाई, उसे खालिस्तानी कहा गया। हाँ, तो ये सब मिलकर एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, और इसी में वो आगरा वाली घटना भी जोड़नी होगी, जहां ऊंची जाति के लोगों ने एक दलित दूल्हे को घोड़ी से खींचकर पीटा। बेचारे को शादी की रस्में फिर घर पर करनी पड़ी। अच्छा, ये है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, पहली सूचना रिपोर्ट। हाँ, वो जरूरी था। लेकिन एक और पहलू पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से है। वहां वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुआ वो हिंसक और सांप्रदायिक हो गया। जी, उसमें 3 मौतें हुई और 400 से ज्यादा परिवार, जिनमें ज्यादातर हिंदू बताए जा रहे हैं, वो विस्थापित हो गए। मालदा में राहत शिविर में रह रहे हैं। तो मतलब हिंसा अलग अलग रूपों में अलग अलग वजहों से सामने आ रही है। बिल्कुल। और ये घटनाएं एकदम से नहीं हो रही हैं। स्रोत इशारा करते हैं, खासकर दलित समुदायों के खिलाफ जो अत्याचार है, कि वो काफी आम है और कई मामले तो रिपोर्ट ही नहीं होते। हाँ, जैसे वो दूल्हे को घोड़ी न चढ़ने देना। हाँ, या मजदूरी मांगने पर पीट देना। ये यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, सब जगह कैसी खबरें आती रहती हैं। ये एक पैटर्न सा बन गया है। और इसमें पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल उठते हैं। जैसा आपने कहा, आगरा में एफआईआर हुई, चलो ठीक है, पर हिमाचल में तो पुलिस की मौजूदगी में लूटपाट हुई। हाँ। छत्तीसगढ़ में तो एक वकील ने सीधे सीधे पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया। और शायद इसीलिए सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस यानी सीजेपी जैसी संस्थाएं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से कह रही हैं कि इन मामलों की जांच पर बारीकी से नजर रखें। मतलब जमीनी स्तर पर न्याय व्यवस्था पर भरोसे में कमी दिख रही है। ऐसा लगता तो है इन मांगों से। और जमीनी स्तर के साथ साथ आपने कहा ऑनलाइन दुनिया में भी इस पर काफी गर्मागर्म बहस है। कोई स्रोत था शायद रेडिट। हाँ, एक स्रोत में ऑनलाइन चर्चा का जिक्र है और उसमें काफी तीखी प्रतिक्रियाएं हैं। वहाँ कई परतें दिखती हैं। लोग जातिवाद क्यों बना हुआ है इस पर बहस कर रहे हैं। अच्छा, आरक्षण को लेकर तो जोरदार तर्क वितर्क है ही। कुछ मानते हैं कि ऐतिहासिक अन्याय मिटाने के लिए ये जरूरी है, तो कुछ कहते हैं कि इसी से जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। ये बहस तो पुरानी है। जी। फिर दलित पहचान का सवाल है, धर्म परिवर्तन से जुड़े मुद्दे हैं, शहरी और ग्रामीण सोच का फर्क, ये सब बातें उठ रही हैं। कुछ लोग इसे सीधे सीधे राजनीतिक ध्रुवीकरण से जोड़ते हैं और कुछ मानते हैं कि ये समाज में जो गहरे पूर्वाग्रह हैं उनका नतीजा है। तो ये ऑनलाइन बातचीत एक तरह से समाज के अंदर जो तनाव चल रहा है उसे दिखाती है। लेकिन इन सारे तनावों और अपराधों की गंभीरता को ठीक से समझने में एक बहुत बड़ी रुकावट है, वो है भरोसेमंद आंकड़ों की कमी। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। एक स्रोत बताता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी जी, जो देश भर के अपराधों का डेटा इकट्ठा करती है, जी, उसने 2017 से धार्मिक मामलों से जुड़ी हत्याओं जैसे कुछ खास आंकड़े देना ही बंद कर दिया है। हाँ, ये बात सामने आई है और इससे पूरी तस्वीर और धुंधली हो जाती है। पहले कुछ कोशिशें भी हुई थी ना हेट ट्रैकर बनाने की, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया स्पेंड ने। जी हाँ, हुई थी।
लेकिन खबरों के मुताबिक उन पर कथित तौर पर सरकारी दबाव आया और उन्हें वो बंद करना पड़ा। अच्छा। तो अब क्या हो रहा है कि कुछ पत्रकार और नागरिक समाज संगठन अपने लेवल पर न्यूज रिपोर्ट्स के आधार पर डेटाबेस बना रहे हैं। वो तो अच्छी कोशिश है। हाँ, कोशिश सराहनीय है, पर ये डेटा अधूरा है, इसकी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि हर घटना तो रिपोर्ट होती नहीं। तो बिना पुख्ता आधिकारिक आंकड़ों के ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी है और इसका ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है। तो अगर आंकड़े नहीं हैं और घटनाएं बढ़ रही हैं, तो इन स्रोतों में कुछ समाधान भी सुझाए गए हैं। हाँ, कुछ सुझाव है। एक है रेस्टोरेटिव जस्टिस, यानी पुनर्स्थापनात्मक न्याय कार्यक्रम। ये क्या होता है? इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं होता, बल्कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना और पीड़ित अपराधी और समुदाय के बीच जो रिश्ते बिगड़े हैं उन्हें सुधारना होता है। अच्छा, ये एक अलग नजरिया है। जी, और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा भी होनी चाहिए ताकि वो एक निवारक का काम करे, मतलब दूसरों को ऐसा करने से रोके। तो कुल मिलाकर ये स्रोत यही दिखा रहे हैं कि देश में घृणा अपराध, चाहे वो जाति के नाम पर हो या धर्म के नाम पर, ये एक गंभीर और काफी उलझी हुई चुनौती है। हाँ, घटनाएं बार बार हो रही हैं, उन पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी एक जैसी नहीं है। कहीं एफआईआर हो रही है, कहीं नहीं, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास पूरी तस्वीर देखने के लिए आंकड़े भी नहीं है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है। जब समाज के कुछ तबके लगातार खुद को असुरक्षित महसूस करते रहें और न्याय व्यवस्था पर उनका भरोसा ऐसा लगे कि कमजोर पड़ रहा है, तो फिर असली सामाजिक जुड़ाव और सुलह की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत